नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान अकेडमी से मैं कौशल मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। हम लोग आज विकास के सिद्धांत और विकास के आयाम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृद्धि को समझा था, परिपक्वता को समझा था और विकास को समझा था। इन तीनों में क्या अंतर होता है ये भी हमने सीखा था। आइए विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया सतत यानी लगातार रूप से चलती रहती है। यह व्यक्त या अव्यक्त या दोनों ही रूप से संभव है। वृद्धि एवं विकास की निरंतरता के फलस्वरूप विकास प्रतिमान बनाना संभव होता है। वृद्धि एवं विकास की निरंतरता के फलस्वरूप विकास प्रतिमान बनाना संभव होता है तथा भावी जीवन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि निरंतरता, विकास निरंतर और लगातार होता है। ये अपने प्रतिमान के हिसाब से संभव होता है। ये हमने जाना तो निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, आइए हम बात करते हैं दूसरा सिद्धांत के ऊपर। दूसरा सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक ही नहीं रहती। यानी वृद्धि और विकास की गति एक जैसी नहीं रहती है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं उनकी विकास की गति भी भिन्न होती है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। वृद्धि की प्रक्रिया सतत होने के साथ साथ विकास की कुछ अवस्थाओं में अपेक्षाकृत बदलाव आ सकता है। यानी विकास की अवस्थाओं में क्या होता है, बदलाव आ सकता है। जैसे शिशुअवस्था में अलग बदलाव जल्दी होता है, तेज गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में आने पर यह धीमी गति से हो जाता है और किशोरावस्था में फिर से तेज गति से हो जाता है। उदाहरण के लिए बालक अपने प्रथम वर्ष में ऊंचाई की दृष्टि से बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, परंतु बाद में रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि विकास की गति की दर जो है वो एक सी नहीं रहती। अगले पर आते हैं हम, विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता यानी विकास का जो क्रम है वो एक रूप से होता है। विकास की गति एक जैसी न होने से तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन भी होते हैं। यानी रूप एक जैसा होता है। विकास की प्रक्रिया एक खास स्वरूप के अनुसार चलती है। शारीरिक दृष्टि यह सिर से पैर की ओर बढ़ती है। अब शारीरिक दृष्टि आपको मालूम है कि सिर से पैर की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में यह मूर्त से अमूर्त चिंतन की क्षमता में वृद्धि के रूप में प्रकट होती है। विकास हमेशा मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन में होता है। ये नहीं कि पहले बालक अमूर्त चिंतन सीख लेता है, पहले मूर्त, और अगर बालक ने मूर्त चिंतन नहीं सीख पाया तो अमूर्त चिंतन उस बालक में कभी आ नहीं सकता है। इसी प्रकार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है। अब विकास का क्रम हमेशा केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है। ध्यान रखने वाली बात है, विकास का क्रम जो है वो केंद्र से प्रारंभ होता है और फिर बाहरी विकास होता है और उसके साथ फिर संपूर्ण विकास होता है। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों के तत्पश्चात इन सब का पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। तो विकास की एक रूपता रहती है। अगला, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो विकास की प्रक्रिया आमतौर पर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति पहले पूरे समूह का प्रत्यक्षीकरण करता है, ना कि उसमें पाए जाने वाली इकाई का। पहले पूरा प्रत्यक्षीकरण, पहचान करता है। बालक को सभी आदमी और जानवर पहले एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने विकास की अवस्था के अनुसार उसमें भेद करना जान लेता है। विकास दो दिशाओं में संपन्न होता है। अगला है, विकास दो दिशाओं में संपन्न होता है। भाई दो दिशाएं कौन कौन सी हैं? प्रथम, परिपक्वता की दिशा में ऐसे व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक योग्यता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। द्वितीय, अधिगम
की दिशा में जो व्यक्ति को सीखने संबंधित क्षमता का विकास द्वारा दिखाई देता है, इन दोनों ही दिशाओं में होने वाला विकास परस्पर संबंधित है। तो दोनों दिशाओं में, पहला परिपक्वता की दिशा में और दूसरा फिर अधिगम की दिशा में। कौन सा? अधिगम की दिशा में। फिर तीसरा हम पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं छठा सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। विकास की दर में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता लगभग समान रहती है। अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहता है और इसी कारण उसमें पर्याप्त भिन्नता रखने को मिलती है। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। विकास की अवस्थाओं पर निर्भरता, विकास की अवस्थाओं पर निर्भरता। व्यक्ति के विविध पक्षों में विकास की दर भिन्न भिन्न हुआ करती है। व्यक्ति के विविध पक्षों में विकास की दर भिन्न भिन्न हुआ करती है। उदाहरण के लिए किशोर अवस्था में सृजनशीलता और कल्पना का विकास तार्किक क्षमता की तुलना में अधिक तेजी से होता है। यानी किशोर अवस्था में जो होता है वो सृजनशीलता, कल्पना की विकास, तार्किक क्षमता, इनकी तुलना में अधिक तेजी से होता है। जबकि बाल्यावस्था में कार्य करने की अपेक्षा खेलने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। यानी बाल्यावस्था में खेलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में एक पहचान बन जाती है, यानी हर अवस्था में एक पहचान छिपी होती है। इस प्रकार शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में खास तरह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया? किशोरावस्था में सृजनशीलता, कल्पना की शक्ति, तार्किक क्षमता ये अधिक तेजी से होता है और बाल्यावस्था में खेलने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। क्लियर हो गया? हम अगला पढ़ते हैं, विकास की प्रक्रिया का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग की ओर फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये होता है विकास। छोटा बच्चा होता है, पहले मुट्ठी बंद करके आता है, मुट्ठी बंद रखता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हाथ चलाता है केवल मुट्ठी बंद रहेगी, लेकिन बाद में उंगलियां चलाएगा और बाद में हाथ को पूरा चलाना सीख जाता है। ये है एकीकरण का सिद्धांत। चलते हैं अगले सिद्धांत पर। शुरुआती विकास के बाद विकास का प्रेरक होता है। शुरुआती विकास के बाद विकास का प्रेरक होता है। मानव जीवन में शैशवावस्था का विकास के बाद की अवस्था के सभी विकास के लिए नींव का काम करता है। सही बात है, शैशवावस्था एक नींव का काम करती है, एक नींव मजबूत करती है। यदि मानव को अपने बचपन में ही विकास के सही मौके दिए जाएं तो उसके जीवन के बाद के वर्ष में विकास सही दिशा में आगे बढ़ता है। ये सही बात है। अगर बालक में मूर्त चिंतन नहीं आया तो कभी अमूर्त चिंतन नहीं आ सकता। और 6 से 8 के बालकों में मूर्त चिंतन सिखाना बहुत अनिवार्य होता है, इसीलिए वो 9 से 12 में अमूर्त चिंतन कर पाता है। जो बालक 6 से 8 में मूर्त चिंतन नहीं सीख पाता है, अमूर्त चिंतन वो सीख नहीं पाता, जिंदगी भर पीछे रहता है। उदाहरण के लिए यदि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है तो उसके बाद के पठन पाठन के प्रतिकूल असर छोड़ता है। अगर छोटा बच्चा उचित अक्षरों को नहीं सीख पाता है, बोलना नहीं सीख पाता है, तो वो कभी भी हिंदी नहीं पढ़ पाएगा, हमेशा हिंदी वो मिलाकर के पढ़ेगा। तो आइए अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास की सभी दशाएं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इसमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास के पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एक विकास शारीरिक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करता है, मानसिक विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। एक दूसरे को सारे विकास प्रभावित करते हैं। एक विकास अगर सही से नहीं हुआ तो पूरा विकास नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है
जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वह शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि में काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। क्लियर? अगर किसी में सामान्य से ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है तो वो शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़े हुए मालूम होते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में ही हो रही प्रगति में बाधा डाल देती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ जाने पर बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में उतना ही पीछे रह जाता है। तो हमने इस प्रकार से 10 सिद्धांत पढ़े। अब इनका सिद्धांत क्यों पढ़े, क्या इनका महत्व, आइए जानते हैं। विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। विकास के सिद्धांत के ज्ञान से हमें ये ज्ञात होता है कि सभी बालकों में एक जैसी गति नहीं होती। सभी बालकों में एक जैसी गति नहीं होती। इससे तात्पर्य है कि हमें प्रत्येक बालक के लिए एक जैसा पढ़ाने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हमें व्यक्तिगत अंतरों का ध्यान रखना चाहिए।